हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई समसामयिक घटनाओं को लेकर मैं हाजिर हूं। इस हफ्ते की जो पहली न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चा में रही है, वो नाभिकीय संलयन ऊर्जा से संबंधित रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से संबंधित रही है। असल में एक फ्यूजन रिएक्टर है चाइना के पास में, जो कि जिसने कि अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फ्यूजन यानी कि संलयन ऊर्जा उत्पादित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसी वजह से ये काफी चर्चा में इस हफ्ते की न्यूज रही है। अब ये फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो अब आपको ये सारी की सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। माना जाता है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन रूप होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के तीन रूप होते हैं, एक 1H1 कहलाता है, प्रोटियम कहलाता है, 1H2 कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है, 1H3 कहलाता है, जिसे ट्रिटियम बोलते हैं। तो माना जाता है कि हाइड्रोजन के ये जो दो रूप होते हैं, जिन्हें दोनों समस्थानिक कहते हैं, तो हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक, जिसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं, जब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में फ्यूज कराया जाता है, तो इनके फ्यूजन की प्रोसेस से यानी इनके जुड़ने की प्रक्रिया से क्या बनता है, हीलियम बनता है। और हीलियम जब बनता है तो इसके साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और अगर इस एनर्जी का, ठीक है, इसी एनर्जी को हम फ्यूजन एनर्जी या संलयन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, संलयन ऊर्जा बोलते हैं। और अगर इस ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करने में कर लें, विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में कर लें, तो हमें किसी भी ऊर्जा रिसोर्स की इस धरती पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना ज्यादा पावरफुल ऊर्जा निकलती है फ्यूजन से। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक ड्यूटेरियम ट्रिटियम को जब आपस में फ्यूज किया जाता है, तो फ्यूजन के प्रोसेस के बाद यानी इनके संलयन के प्रक्रिया के बाद ये हीलियम में बदलता है, और ये हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। और इसके साथ ही साथ इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है कि अगर हम इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें, तो हमें किसी भी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता ही इस धरती पर नहीं होगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है बच्चों, कि अगर एक ग्राम हाइड्रोजन को यानी 1 ग्राम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आपस में अगर फ्यूज कर दें, जोड़ दें, तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि ये ऊर्जा 40 टन कोयला जलाने के बराबर होगी। 40 टन कोयला जब तुम जलाओगे, तब जितनी ऊर्जा निकलेगी वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के जोड़ने से या हाइड्रोजन को फ्यूज करने से निकलती है। तो सोचिए कि क्या जबरदस्त ऊर्जा होती है। लेकिन समस्या इस बात की होती है कि इन दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिकों को आपस में जोड़ने के लिए बच्चों, जोड़ने के लिए आपको बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है, जोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट में आपको पहले टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है। ये टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली होता है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान जब आप क्रिएट करेंगे, तो ये जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, ये अपने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में बदल जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, उसमें ये बदल जाएंगे। और जब ये प्लाज्मा में बदलेंगे, तब जाकर ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, आपस में संलयित होंगे, और उसके बाद जो है फिर ये हीलियम में परिवर्तित होकर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना टेम्परेचर कैसे दोगे, और अगर टेम्परेचर दे भी दिया तो इन टेम्परेचर को सस्टेन कहां करोगे। तो आज पूरी दुनिया में हाइड्रोजन के इस फ्यूजन प्रोसेस से, इस फ्यूजन को प्रक्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पादित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर देना और इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना, ठीक है, प्लाज्मा को बनाने के लिए, ये बहुत 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 मुश्किल काम है। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है वो कोशिश कर रहा है, हर देश कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चाइना कोशिश कर रहा है, साउथ कोरिया कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन कोशिश कर रहा है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है, और एक साथ मिलकर भी कई देश कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट चलाया गया इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये साउथ फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में एक रिएक्टर बनाया जा रहा है, जहां पर मिलकर इस फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अमेरिका है, इसके अलावा रशिया है, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, इसके अलावा जो है जापान है, इसके अलावा साउथ कोरिया है, इसके अलावा जो है वो चाइना है, इसके अलावा जो है वो इंडिया है। ये सारे
के सारे जो देश हैं ये सारे के सारे मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो साउथ फ्रांस में मौजूद है। एक ऐसा रिएक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हम फ्यूजन की मदद से ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्यूजन ऊर्जा होती क्या है, यानी संलयन ऊर्जा होती क्या है, और इसको पैदा करने में दिक्कत कहां पर आ रही है। इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करना पहले, उसको उस संलयन को कराने के लिए, और उसको मेंटेन रखना। अब ये समस्या आपको समझ में आ गई। तो इन समस्या से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत सारे देश एक साथ मिलकर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल रूप में भी हर देश जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम जो है इस तरीके का फ्यूजन रिएक्टर बना ले, क्योंकि ये अपरंपार ऊर्जा हमें मिल जाएगी। तो इसी के तहत चाइना ने अपना जो एक रिएक्टर बनाया है, फ्यूजन रिएक्टर बनाया है, जिसका नाम सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट के नाम से जाना जाता है। उसने रिकॉर्ड ये बनाया कि लगभग 17 मिनट तक प्लाज्मा क्रिएट कर दिया, यानी लगभग 120 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लगभग 17 मिनट तक मेंटेन करके रखा, और यह अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बन गया। क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चाइना के पास ही था, जब उसने 2023 में 400 सेकंड तक के लिए जो है ये प्लाज्मा को क्रिएट करके रखा था, यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है 400 सेकंड के लिए 2023 में चाइना ने ये रिकॉर्ड बनाया था। यानी इसके जो ये फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम ईस्ट है, इसने बनाया था। उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए इस हफ्ते जो है चाइना ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 17 मिनट तक, लगभग 1000 सेकंड तक जो है ये प्लाज्मा क्रिएट करके रखा, 120 से लेकर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। तो अभी हम लोग प्लाज्मा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 120 से 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान कई मिनट तक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये हम करना सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो हम करेंगे वाटर को बॉयल करके। ठीक है, इस ऊर्जा की मदद से हम वाटर को बॉयल करके छोटे से अमाउंट में जो है हम फ्यूल को खर्च करेंगे, ईंधन को खर्च करेंगे, और इससे बहुत सारा अमाउंट में वाटर को बॉयल करके उससे स्टीम को जनरेट करके, यानी कि जलवाष्प को उत्पादित करके उससे टरबाइन चलाकर हम बिजली उत्पादन करेंगे। लेकिन ये विद्युत उत्पादन तब करेंगे जब हम इस प्लाज्मा को इतने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए काफी समय तक। तो अभी जो रिकॉर्ड बनाया है इस हफ्ते, वो किसने बनाया है? चाइना ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और इसी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। और इतना टेम्परेचर क्रिएट करने ला अपने आप में बड़ी बात है। इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर लिख रहे हैं कि ये सूर्य से कई गुना ज्यादा तापमान जो है वो धरती पर ये क्रिएट करने जैसा है। इसी वजह से बहुत सारे अखबारों में आपको न्यूज में आई होगी कि चाइना ने सूर्य बना लिया है, सूर्य जैसा तापमान उत्पन्न कर लिया है। तो वाकई में सूर्य से कई गुना ज्यादा तापमान चाइना ने जो है अपने जो है इस रिएक्टर में क्रिएट करके दिखाया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही ये काम कर रहा है, इसके अलावा जो है वो यूके, ब्रिटेन ने जो है वो पिछले साल 2023-24 में एक पूरा रिकॉर्ड उसने बनाया था। इसके अलावा जो है साउथ कोरिया इस पर काम कर रहा है। इंडिया ने भी एक 1987-88 में एक ऐसा प्लाज्मा क्रिएट करके दिखाया था, जिसमें जो है लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए उन्होंने क्रिएट किया, 0.1 सेकेंड के लिए शायद क्रिएट किया था, और उस रिएक्टर का नाम रखा था, जिस फ्यूजन रिएक्टर का नाम आदित्य रखा था। तो भारत भी इसमें प्रयास कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च है गांधीनगर गुजरात में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में। भारत में सबसे ज्यादा जो है वो फ्यूजन पर यानी कि संलयन ऊर्जा पर जो काम हो रहा है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। वहीं पर आदित्य नाम का एक हमने फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों, क्यों ये चर्चा में रहा है, होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। एक बीमारी है रेटाइनल रोग या आरएनए चिकित्सा विज्ञान, ये काफी चर्चा में रही है। माना यह जाता है कि पूरी विश्व WHO के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 2.2 अरब लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की कमी की वजह, मतलब आंखों में कोई ना कोई दिक्कत ऐसी है जिसकी वजह से उनको सही से दिख नहीं पाता, या उनको कंप्लीट जो है वो जो है मतलब विजन उनका चला गया है, वो जो है दृष्टि बाधित हो चुके हैं। ठीक है, और यह माना जाता है कि पूरी दुनिया में
रेटाइनल रोग, वंशानुगत रेटाइनल रोग, यानी कि ऐसा रोग जो कि पूर्वजों से रहा हो, यानी पूर्वजों में आंखों की कोई बीमारी रही हो और वो बीमारी जो है उनके बच्चों में ट्रांसफर रही हो, तो अनुवांशिक रेटाइनल रोग, जिस रेटाइनल रोग से जो है पीड़ित लोग जो हैं वो लगभग 5.5 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हैं जो वंशानुगत यानी कि जेनेटिक रेटाइनल रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, तो माना जाता है 3,450 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अनुवांशिक रूप से रेटाइनल रोग होता है, जो कि अनुवांशिकी से आता है, यानी उनके पूर्वजों से आता है। तो अब इस ये चर्चा तो ये रोग है, तो ये रोग मतलब इससे फिर आंखें कमजोर हो जाती हैं या फिर इंसान पूरी तरीके से अंधा हो जाता है, यानी बचपन से ही अंधा हो जाता है, बचपन से ही उसको दृष्टि बाधा हो जाती है। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए अभी एक आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, वही इस हफ्ते चर्चा में रही कि जो वंशानुगत रेटाइनल रोग हैं उनको सही करने के लिए आरएनए जो है वो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो असल में होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं गुणसूत्र मौजूद होते हैं, और ये गुणसूत्र में मौजूद होते हैं जीन। ठीक है, और ये जो जीन है वो क्या करते हैं, जीन किससे बनते हैं बच्चों, डीएनए से बनते हैं, और ये डीएनए क्या करता है, आरएनए को, रिबोन्यूक्लिक एसिड को, हमारे कोशिकाओं में मौजूद जो आरएनए होता है उसको निर्देश देता है, और निर्देश देने से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, और फिर यही प्रोटीन हमारे शरीर में लक्षणों के लिए, हमारे शारीरिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। तो अगर मान लीजिए ये जीन खराब हो जाए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर जीन खराब हो जाए, मान लीजिए ये आंखों को स्वस्थ रखने वाला जीन है, ठीक है, तो ये खराब हो जाए, अगर ये खराब हो जाएगा तो जो निर्देशन देगा आरएनए को, वो निर्देशन भी क्या होगा, सही निर्देशन नहीं देगा आरएनए को, और जब सही निर्देशन आरएनए को नहीं मिलेगा तो जो अच्छे प्रोटीन होते हैं हमारी आंखों को बेहतर विजन के लिए, जो देखने के लिए जो जरूरी प्रोटीन होते हैं वो सही से नहीं बन पाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो इंसान, जो बच्चा पैदा होगा उसको आनुवांशिक रूप से जो है वो उसको अंधापन होगा या उसकी आंखों में कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। तो मतलब यह है कि जीन की खराबी की वजह से हो सकता है एक बच्चे को अंधापन हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि जीन जिस अच्छे प्रोटीन को बनाने का आदेश पहले मतलब नॉर्मल तरीके से देता रहा होगा, ठीक है, वो नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये किसी वजह से, उसके पूर्वजों की वजह से या किसी भी कारण की वजह से खराब हो गया है। तो जीन अगर खराब हो गया तो आरएनए को सही से निर्देश नहीं मिलेगा, आरएनए को सही से निर्देश नहीं मिलेगा तो वो प्रोटीन नहीं बनेंगे, वो स्वस्थ आंखों को स्वस्थ रखने वाले प्रोटीन नहीं बनेंगे जिससे कि हमारी आंखें स्वस्थ रह पाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जीनों में बदलाव ना करके, जीनों में बदलाव ना करके क्या किया है, आरएनए इंटरफेरेंस किया है। मतलब उन्होंने कहा कि जीन मान लीजिए आरएनए को गलत निर्देश देता है, खराब प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वैज्ञानिकों ने इंटरफेरेंस करके ये जो जीन खराब प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित कर रहा है उसके उस निर्देश को मतलब कुछ केमिकल्स की मदद से, कुछ साइंटिफिक तरीके की मदद से क्या किया गया है कि जीन के आरएनए को इस तरीके से बना दिया गया है कि आरएनए इस जीन के निर्देश को ना माने, बल्कि जो निर्देश वैज्ञानिक अपने रसायनों की मदद से देंगे उस निर्देश को ये आरएनए जो है वो मानेगा। ठीक है, तो जीन जो इसको निर्देश दे रहा है खराब प्रोटीन बनाओ जिससे कि इंसान को रेटाइनल डिसीज हो जाए, तो उसको वो ना मानकर बल्कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिससे कि वो खुद निर्देशित करेंगे कुछ केमिकल्स की मदद से आरएनए को, जिससे कहेंगे कि मान लीजिए ये खराब जीन खराब प्रोटीन बनाने के लिए कह रहा है, तो यहां पर बाहर से कुछ केमिकल की मदद से वैज्ञानिक उसको केमिकल की मदद से ऐसे निर्देश देंगे कि वो इसके निर्देश को ना मानकर बल्कि वैज्ञानिकों के निर्देश को मानेगा, मतलब ये आरएनए जो है वो मानेगा, और फाइनली आरएनए जो है अच्छे पर, मान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने केमिकल्स की मदद से आरएनए को ऐसा निर्देश दिया कि अच्छे प्रोटीन बनाओ, जबकि ये बता रहा है कि खराब प्रोटीन बनाओ, तो ये इसके निर्देश को आरएनए ना मानकर बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो केमिकल के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसको मानेगा, और फाइनली आरएनए को जब निर्देश मिलेगा अच्छे प्रोटीन बनाने का तो अच्छा प्रोटीन बनेगा, अच्छा प्रोटीन बनेगा तो आंखों को स्वस्थ रखने वाला जब प्रोटीन बनेगा तो आंखों का जो अंधापन था या जो आनुवांशिक अंधापन था या रेटाइनल डिसीज वो सही हो जाएगी। तो हमने जीन को परिवर्तित नहीं किया, जीन को वैसे ही रहने दिया, बस आरएनए में इस तरीके का केमिकल्स की मदद से परिवर्तन कर दिया कि आरएनए इसकी बात मतलब इसके निर्देशों, इस जीन के निर्देश को न मानकर बल्कि बाहर से जो उसको निर्देश दिए जाएंगे कोशिका के अंदर, बाहर से जो निर्देश दिए जाएंगे लैब के अंदर जो कुछ केमिकल्स की मदद से निर्देश दिए जाएंगे उसको मानेगा और फाइनली अच्छे स्वस्थ प्रोटीन बनाएगा और
और फाइनली जो है आंखों का अंधापन या जो रेटाइनल डिसीज होगी वो सही हो जाएगी। इसे आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से मैंने आपको ये बात बता दी। तो एग्जैक्टली जो रेटाइनल डिसीज है जिनकी वजह से अब अंधापन हो जाता था पूरी दुनिया में, बहुत सारे लोग इसके अंधेपन के शिकार हो जाते थे, इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकते हैं उनके अंधेपन को सही किया जा सके, उनकी आंखों की रोशनी को फिर से वापस लाया जा सके। ठीक है, तो ये काम, तो इसी वजह से ये चर्चा में रहा। तीसरा जो है वो काफी न्यूज तो रहा है, रोडामाइन बी और खतरे। असल में आपने देखा होगा कॉटन कैंडी, आपने देखा होगा बच्चे खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चे बूढ़े जहां पर रंग वाली चीजें, चाहे वो हमारी मिठाइयों में हो, चाहे वो हमारे ये कॉटन कैंडी में हो, या कहीं पर भी अगर खाने पीने की चीजों में रंग आपको दिखाई पड़ रहा है, पिंक कलर दिखाई पड़ रहा है, तो इसका वो जो पिंक कलर आता है वो आता है एक केमिकल की वजह से जिसे रोडामाइन बी कहते हैं। और अब ये पता चला है कि ये जो रोडामाइन बी है जो हमारे कॉटन कैंडी में या इस तरीके के मिठाइयों में इस कलर को यूज किया जाता है, ये कैंसर जनित है, यानी ये कैंसर को उत्पादित कैंसर डेवलप कर सकता है, हमारे डीएनए में चेंज ला सकता है, और डीएनए में अगर चेंज हो गया तो उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए एक स्वास्थ्य समस्या की तरीके से उभर रहा है। तो आप लोगों के लिए यह अवेयरनेस भी है कि इस तरीके की जो कॉटन कैंडी है, कलरफुल मिठाइयां हैं, इसको आप लोग ना खाएं और अपनी स्वास्थ्य का और अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी ना खाने दें। तो रोडामाइन बी एक सिंथेटिक डाई है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों में किया जाता है, लेकिन इसका अवैध रूप से खाद्य उत्पादों में उपयोग किया जाता है जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह पर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक जो है न्यूज काफी चर्चा में है, वो चर्चा में है भारत के इसरो ने जो है अपना 100वां मिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। 100वें मिशन में 29 जनवरी को यह मिशन कंप्लीट किया गया। 29 जनवरी को हमने जीएसएलवी MK2 की मदद से, जीएसएलवी एक रॉकेट है, जीएसएलवी MK2 इस रॉकेट का नाम है, इस जीएसएलवी MK2 की मदद से हमने एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके 100वां मिशन कंप्लीट किया। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जैसे कि जीपीएस की मदद से जैसे आप रास्ता देखते हैं, मतलब रास्ते की पहचान करते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, गाड़ियां, हवाई जहाज, फाइटर जेट, मिसाइल जो अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं वो जीपीएस की मदद से पहुंचती हैं। तो ऐसा ही जीपीएस सिस्टम हम भारत में डेवलप कर रहे हैं, ऐसा ही नेविगेशन भारत में डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम इरनस है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। तो नाविक के नाम से जाना जाता है, तो इसी नाविक के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाविक या इरनस है, ये हमारे तट रेखाओं से, भारत की तट रेखाओं से दोनों तरफ 1500 किलोमीटर के एरिया को में इस तरीके की नेविगेशन जो सेवाएं हैं वो देगा। यानी अब हमें इस पूरे एरिया में जीपीएस के बिना भी हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं, जहाजें उड़ा सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, फाइटर जेट उड़ा सकते हैं। किसकी मदद से? भारत के इरनस और नाविक की मदद से। तो ये जो इरनस और नाविक है, जो भारत का अपना खुद का देसी जीपीएस है, ठीक है, देसी जीपीएस है, ये 7 सैटेलाइटों की मदद से ये सेवाएं दी जा रही हैं। वो 7 सैटेलाइटों का जो सैटेलाइट थे उसमें जो पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था वो इरनस 1A था। ये 2013 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, सबसे पहला सैटेलाइट था। इरनस लास्ट सैटेलाइट इस सीरीज का जो भेजा गया था इरनस 1I, ठीक है, इरनस 1I भेजा गया था 2018 में। तो 7 सैटेलाइटों का पूरा जो हमारा कॉन्स्टलेशन था, जो इस तरीके की नेविगेशन जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको और एडवांस बनाते हैं, और बेहतर बनाते हैं, और इसको और एडवांस और बेहतर बनाने के लिए हमने 2023 से नेक्स्ट जनरेशन का, यानी अगली पीढ़ी का और एडवांस जो है वो इरनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करना शुरू किया, और उसका नाम हमने रखा एनवीएस। ठीक है, तो एनवीएस 0
01 हमने 2023 में लॉन्च किया, और इसी एडवांस सैटेलाइटों को भेजने की सीरीज में हमने NVS-02 को लॉन्च किया है 29 जनवरी 2025 में लॉन्च किया है। किसकी मदद से? GSLV Mk2 की मदद से, ठीक है। और इस तरीके से ये भारत का ये 100वां जो है 100 यानी सेंचुरी भारत के इसरो ने जो है वो सैटेलाइट लॉन्च में मार दी है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो असल में ये इसरो ने जो 100वां मिशन लॉन्च किया है वो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि इरनस की जो सैटेलाइट सीरीज भेजी गई है उसको और बेहतर करेगा, जिससे कि जो नेविगेशन इस पूरे एरिया में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे करेंगे वो और बेहतर हो सके, और एक्यूरेसी वाला हो सके, और सटीकता से हो सके। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की वो टॉप न्यूज थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको मैंने यहां पर आपको बताया। होप कि ये आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक में होने वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।